नमस्कार प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। वर्ग 3 को लेकर हमारी क्लासेस हो रही हैं। मैंने लाइव आने की बजाय रिकॉर्डेड इस क्लास को डाल रहा हूं, तो आप प्रतिदिन इन क्लासेस को देखें। आपका जो पर्यावरण का सिलेबस है वर्ग 3 के लिए वो पूरा कंप्लीट मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी, कभी कभी आपको लाइव मिलेगी, लेकिन हम पूरा सिलेबस करेंगे, आप चिंता ना करें। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पशु पक्षी। ठीक है, यदि आप सिलेबस के अंदर जाओगे तो 8 यूनिट हैं टोटल पर्यावरण के अंदर, और वहां से 30 प्रश्न आना है, जिसमें से 20 कंटेंट से आएंगे और 10 आएंगे पेडागोजी से। तो 20 ये जो क्वेश्चन है ये हम शुरुआत में तैयार कर रहे हैं, फिर पेडागोजी को पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, इस अभ्यास पूरी सीरीज के अंदर आपको 20 से ज्यादा लेक्चर मिलेंगे और उसके अंदर आप पूरी तैयारी इसकी कर सकते हो। ठीक है, 30 में से 30 नंबर आप ला सकते हो, बिल्कुल आसान काम है। तो शुरू करते हैं अपन। पशु पक्षी का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं उनकी क्या विशेषता है और कौन कौन से पशु पक्षियों का क्या प्रजनन काल रहता है, उनकी उम्र कितनी होती है, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पशुओं के प्रकार की बात करते हैं। अगर हम परिचय की बात करें तो पशु पक्षी हमारे पर्यावरण का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी पर्यावरण की बात करते हैं तो पक्षियों को बचाने की बात हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो जीव विज्ञान है उसको, उसकी जो मूल बात हमको अगर समझना है तो इनको हमको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हमारे सिलेबस के अंदर इनको दे रखा है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि पशुओं के प्रकार कितने होते हैं, पक्षियों के प्रकार कितने होते हैं, और फिर बाद में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। मालवाहक पशु क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मल पशु क्या होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, ये सारी बातें आप करने वाले हैं। पक्षियों की विशेषता की बात करें तो पक्षियों की विशेषता होती है, एक तो शारीरिक विशेषता होती है जिसमें इनके पंख होते हैं। तो पक्षी उन्हें कहा जाता है जो उड़ते हैं और आपके उड़ने में मददगार इनके पंख होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी शारीरिक विशेषता है। और पक्षियों की चोंच होती है, जैसे पक्षी होते हैं उनकी चोंच होती है, जैसे आप शेर की चोंच नहीं कहोगे, शेर का तो मुंह होता है। तो पक्षियों की विशेषता में एक तो पंख होते हैं, भाई किसी भी चीज को अगर पहचानना है कि पक्षी है या पशु है, या ये तो नॉर्मल सी बात है। तो पंख जो होते हैं वो पक्षी होते हैं, और जिनकी चोंच होती है वो पक्षी होते हैं। ठीक है, और भोजन के लिए इसका प्रयोग ये लोग करते हैं, पक्षी करते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस पर मेंशन है ना, तो ऐसा मत सोचना कि ये क्या बात बता रहे हो सर, बेसिक बेसिक बातें। ये सिलेबस में है आपके और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चोंच जो होती है विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए अनुकूल होती है। अब स्वभाव और व्यवहार की बात करें तो इनका जो व्यवहार होता है पक्षियों का, ये जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो विभिन्न जलवायु में अलग अलग तरह से जीवित रह सकते हैं। अगर आप थार के डेजर्ट में जाओगे तो वहां पे पक्षी आपको अलग मिलेंगे। आप अलग क्षेत्र में जाओगे, बर्फीले क्षेत्र में जाओगे, तो वहां पे पक्षी आपको अलग मिलेंगे। उड़ान की बात करें तो उड़ने की क्षमता इसमें होती है, और उड़ान मार्ग इनका अलग अलग होता है। ये अन्य देशों से हमारे देश में भी आते हैं, आपने देखा होगा। तो स्वभाव और व्यवहार की यदि बात की जाए पक्षियों की, तो इनके जो जलवायु होती है उसके आधार पर ये अलग अलग रहते हैं। प्रजनन की बात की जाए तो पक्षी हमेशा घोंसला बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से घोंसला कौन बनाता है, तो घोंसला हमेशा पक्षी बनाते हैं, और विभिन्न तरीके से बनाते हैं। जैसे पेड़ पर बनाते हैं, जमीन पर भी बनाते हैं कुछ पक्षी, और अन्य अलग अलग संरचना है, और उसमें ये क्या देते हैं, फिर अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, उसके अलावा परिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में इनकी क्या भूमिका होती है, तो इकोसिस्टम की यदि बात करें तो हमारे पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की होती है ना। पूरे पर्यावरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, इनकी है। मान लीजिए पक्षी नहीं होंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो अधूरा रहेगा। या आपने एक वर्ड सुना होगा, खाद्य श्रृंखला, है ना, फूड चेन इसे कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला ही सब कुछ डिसाइड कर रही है। भाई टाइगर है तो टाइगर क्या खाता है, टाइगर हिरण को खाता है, कुत्ते को खाता है ना, और कुत्ते दूसरी चीजें खाते हैं। ऐसे ये फूड चेन हमारी चलती है, और अगर ये फूड चेन बंद हो गई तो हमारा एटमोस्फेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो परिस्थितिकी की यदि बात करें तो परागकण होते हैं, फूलों के परागकण के लिए पक्षियों का योगदान होता है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं पक्षियों को बढ़ाने में योगदान देता है। अगर फूल नहीं होंगे तो पक्षी उनके परागकण में नहीं आएंगे। खाद्य श्रृंखला जो अभी मैंने आपको बताया, फूड चेन इसको कहते हैं इंग्लिश में। और पशु पक्षियों की भूमिका खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं पक्षियों को बड़े जो जानवर होते हैं वो खाते हैं, और ये साइकिल जो है पर्यावरण के अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो परिस्थितिकी के बारे में हमने समझा कि जो पक्षी होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। एक तो इनकी चोंच होती है, कोई आपसे पूछे पक्षी मतलब तो चोंच होगी। ये उड़ सकते होंगे, है ना, तो इनके क्या होंगे, पर होंगे। ठीक है, पर होंगे।
इसके अलावा ये परागकण पे बैठते हैं, परागकण जो होते हैं, ठीक है, फूलों के जो परागकण होते हैं उनसे संबंधित है, उनसे रस लेते हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में भी इनकी भूमिका होती है। वर्तमान में चुनौतियां क्या है, तो देखिए चुनौतियां ये है पक्षियों को बचाने की। आजकल आपने देखा होगा 5G इंटरनेट सेवाएं चल रही है, एक आपने मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर भी बताया गया है कि जैसे जैसे नेटवर्क की रेंज बढ़ाई जाती है तो पक्षियों को नुकसान होता है। देखिए आपने वो मूवी, तो उस मूवी के अंदर बताया गया है। अब देखिए चुनौती हमारे सामने ये है कि हम पक्षियों को कैसे बचाते हैं, ठीक है। तो परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण बहुत जरूरी है, और जैसे जंगलों की कटाई आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है ना। आपने दिल्ली वगैरह की हवा देखी होगी तो कितना ज्यादा प्रदूषण है यार। तो पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी चिड़िया नॉर्मली आपके घर के आसपास दिख जाती थी, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो चिड़िया आज से 5 साल पहले आपको दिखाई दे रही थी वो अब कम हो गई है। पहले पक्षी बहुत दिखते थे, बर्ड्स बहुत सारे दिखते थे, अब लव बर्ड्स दिखते हैं, है ना। तो अब लव बर्ड्स दिखते हैं, वो बर्ड्स नहीं दिखते जो हमें देखना है, ठीक है सर। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी हमारे पक्षियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज भी थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संरक्षण के उपाय की बात करें तो क्या उपाय किए गए, तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पे बनाए गए, वन्यजीव संरक्षण अभियान हमारे यहाँ पे बनाए गए, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो पक्षियों को बचाने के लिए भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये आप बता सकते हो। और नेशनल पार्क भारत सरकार बना रही है ना, नेशनल पार्क बना रही है, वन्य जीव बना रही है। देखो फिर से मैं आपको कह दूं कि आप एक टीचर बनने वाले हो, है ना। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। आप एक शिक्षक हो, और शिक्षक की भूमिका में आपको बच्चा बनना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाओगे, है ना। तो टीचर बनने के लिए जो हमारे बाकी एग्जाम्स होते हैं उससे एक अलग एग्जाम, एक यूनिक एग्जाम होता है टेट का, ठीक है। तो आप इसका कंपैरिजन कांस्टेबल, एमपीपीएससी या ऐसी एग्जाम से मत कर देना कि भाई यहाँ इतनी सरल चीजें वहां इतनी कठिन क्यों है। नहीं सर, टेट का मतलब ही होता है आप फर्स्ट टू फिफ्थ तक पढ़ाने वाले हो। आप किसको पढ़ाने वाले हो, आप प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाने वाले हो जिनकी उम्र 6 साल से ज्यादा होगी। तो ऐसे बच्चों को यदि आप पढ़ाओगे, ध्यान रखना आप प्राइमरी टीचर बनने वाले हो, प्राइमरी, आप 11th 12th को नहीं पढ़ाओगे, आप 7वीं 8वीं को नहीं पढ़ाओगे, आप पहली से 5वीं वालों को पढ़ाओगे। तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, और आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो छोटा बच्चा आपसे पूछेगा। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, बच्चे ने कहा सर जी ये जो पक्षी दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो फिर आप क्या बताओगे, है ना। सर कौन से ऐसे पक्षी हैं जो अंडा देते हैं, सर टाइगर जो होता है और शेर जो होता है क्या सर वो अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बच्चों के द्वारा। तो आप एक प्राइमरी टीचर बन रहे हो, इसलिए बेसिक बेसिक बातें आपके सिलेबस में डाली गई है, ठीक है। तो आप इन चीज, आपको ये चीजें बहुत सरल लगेगी, और प्रश्न भी बहुत सरल आएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की है तो, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, लेकिन पहले हम इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चुनौतियां आपको समझ में आ गई। अब देखिए वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था काम करता है जिसका नाम है IUCN। पहली बात तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लो, IUCN इसका नाम है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये जो आपका पूरा का पूरा इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर आपका यह है, ठीक है। और IUCN जो है, इस IUCN के अंदर एक रेड लिस्ट जारी होती है। कैसी लिस्ट जारी होती है, रेड लिस्ट। इसके अंदर पशु पक्षी, पशु पक्षी और इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कौन सा संकटग्रस्त है, कौन सा आपका कौन सा जो है आपका विलुप्त तो हो गया है ना, और कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो अलग अलग प्रकार की है। तो ये पक्षियों की और पशुओं की अलग अलग कैटेगरी बनाता है, और अलग अलग कैटेगरी बनाने के बाद आपको ये पता चलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो वर्तमान में हमारे इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है। तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये जो है ये क्या हो गया, ये आपका जो इकोसिस्टम में नहीं है वो विलुप्त माना जाएगा, ठीक है। तो जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है जिसे हम IUCN कहते हैं, तो फुल फॉर्म इसका क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, यूनियन, है ना, यू से यूनियन, यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लिख लीजिए आप, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये एक विश्व लेवल की वो है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1948 में की गई थी, 1948 के अंदर की गई थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये क्या करता है, विश्व स्तर पर एक लिस्ट जारी करता है, ठीक है। IUCN
लिस्ट जारी करता है और उसमें बताता है कि कौन से पशु पक्षी अभी वर्तमान में भारत में नहीं है या विलुप्त हो गए हैं, या कौन से ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो IUCN आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ अलग अलग प्रकार की। तो देखिए, जो हमारे पक्षी और पशु होते हैं, इसमें हम एक पढ़ते हैं मैमल्स को, जिन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। देखो, एक तो अंडे देते हैं और एक देते हैं जन्म। ठीक है, तो स्तनधारी या मैमल्स वो होते हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो जन्म के समय बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जो अपनी माँ का दूध पीता है वो मैमल्स है, स्तनधारी है। तो जन्म के समय बच्चों को दूध जो पिलाता है वो क्या होता है? मैमल्स होता है। शरीर पर बाल या फर होते हैं, यानी कि जो भी स्तनधारी होगा, जो भी मैमल्स होगा, उन पक्षियों की क्या विशेषता होगी कि उनके शरीर पर क्या होंगे? बाल होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। और इनका जो ब्लड होता है वो जो होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो ब्लड जो होगा वो गर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका लोयन, लोयन जो होता है वो मांसाहारी होता है, अर्थात वो मैमल्स है। और सामाजिक प्राणी है, एक तरह का झुंड बनाकर रहता है, ग्रुप में रहता है। आपने देखा होगा कि जब हम जंगल में जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। लोयन जो होता है ना, शेर जो होता है, ये हमेशा क्या करता है? आपका अपने ग्रुप में रहता है और अपने मार्क्स जो है वो पेड़ पर छोड़ के आता है कि भाई ये मेरा एरिया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो मांसाहारी होते हैं और स्तनधारी हमेशा सामाजिक प्राणी होते हैं। जैसे आपकी एक गाय है, तो गाय भी क्या है? स्तनधारी है, मैमल से। और ये क्या होती है? शाकाहारी होती है। शाकाहारी होती है गाय, है ना, मांसाहारी नहीं होती है। दूध देती हैं और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है। तो इन्हें हम कहते हैं मैमल्स। तो मैमल्स समझ में आया। आपसे पूछा जाएगा कि स्तनधारी या मैमल्स क्या होते हैं, तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो अपने बच्चों को क्या पिलाए? दूध पिलाए, वो स्तनधारी या फिर मैमल्स कहलाते हैं। अगला देखिए, अगले जो होते हैं वो होते हैं उभयचर। ठीक है, उभयचर। उभयचर जो होते हैं, इनकी विशेषता की यदि बात की जाए तो जीवन के प्रारंभिक चरण में जल और बाद में भूमि पर रहते हैं। यानी कि जब ये छोटे छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे, तो ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, है ना। और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेंढक। अरे भाई, मेंढक है ना, उभयचर है मेंढक। और मेंढक पहले पानी में रहता है, जब छोटा होता है बहुत प्यारा सा होता है ना, देखा होगा आपने, छोटा छोटा पानी के अंदर जो छोटे छोटे दिखते हैं आपको, वो पॉइंट जैसे। ठीक है, तो वो उभयचर होते हैं। और बाद में आपने मेंढक को, बड़े बड़े मेंढकों को देखा होगा, अभी बरसात में तो बहुत बरसाती मेंढक दिखेंगे। ठीक है, तो त्वचा में नमी होती, गीले लगते हैं। आपने कभी बचपन में पकड़ लिया हो मेंढक को, है ना, तो गीला गीला सा महसूस हुआ होगा। तो इनकी जो त्वचा होती है वो नम होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेंढक अंडे ये पानी में देते हैं, तो छोटा छोटा जो पानी में आपको दिखाई देता है वो अंडे इसके ही होते हैं। ठीक है, इसके अंडे होते हैं। और जलीय जीवन में, स्थल जीवन में ये संक्रमण काल में रहते हैं, यानी कि बाद में, पानी के बाद ये धरती पर आ जाते हैं। तो ये तो आपके कौन से हो गए? मेंढक हो गए। ठीक है, अब एक होते हैं रेप्टाइल्स, सरीसृप जिन्हें कहते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगते हैं या चिपकते हुए, जमीन से चिपकते हुए जो चलते हैं, उन्हें सरीसृप कहा जाता है या रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स की क्या विशेषता होती है? तो इनकी जो त्वचा होती है वो कठोर होती है। जैसे कि आपने क्या देखा होगा? छिपकली। छिपकली देखिए, हाँ, छिपकली जो है वो क्या है? रेप्टाइल है। ठीक है, तो कठोर त्वचा होती है और अधिकांश प्रजातियां अंडे देती है। छिपकली भी अंडे देती है ना। तो अधिकांश प्रजातियां सरीसृप में क्या देती है? अंडे देती है। गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है और इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है। तो गर्मी में आमतौर पर ये आपके नहीं दिखाई देते, या फिर अगर जैसे मगरमच्छ वगैरह आपने देखा होगा तो वो भी पानी में छुप जाता है ना, क्योंकि उसको गर्मी बहुत लगती है। क्योंकि इनके जो बॉडी होती है उसकी त्वचा बहुत मोटी होती है, और जब त्वचा मोटी होगी तो ये आपके इनका जो ब्लड होता है वो, रक्त जो होता है इनका, ठंडा होता है। छिपकली जो है दीवारों पर चढ़ने में सक्षम होती है, और आप आमतौर पर सबने छिपकली को देखा होगा। सांप की बात करें, सांप तो दिख ही जाता है भाई, बरसात के मौसम में तो दिख ही जाता है। प्राय मांसाहारी होता है और विभिन्न प्रजातियां इसकी अलग अलग आती है। जैसे कोबरा आता है ना, जो सर्वाधिक जहरीला सांप है ना। एक रसल वाइपर आपने सुना होगा, रसल वाइपर, ये भी सर्वाधिक एक जहरीला सांप है। ठीक है, तो ये मांसाहारी होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कभी ये चूहे को खाते हैं, कभी मेंढक को खाते हैं। तो एक प्रकार से ये मांसाहारी है। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब फिशेस जो होती है, मछलियां जो होती है, उनको भी थोड़ा सा हमको पढ़ना होता है, क्योंकि मछलियों के बारे में कहा जाता है कि मछलियां जो होती है ये
गिल्स से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गिल्स से। ठीक है, तो गिल्स से सांस लेती है, पानी में रहती है। आपने बचपन में सुना ही होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना? तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है ना? बिल्कुल प्यार से, बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना होता है, और बच्चों को जितना प्यार से आप पढ़ाओगे उतना अलग आनंद आएगा। तो एक आपको बात बताता हूँ, एनसीएफ है ना जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आपको बच्चों को नहीं मारना है, आपको बच्चों को प्यार से समझाना है। अगर बच्चा टेस्ट में कम नंबर लाता है तो भी उसे नहीं चिल्लाना है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि एक बच्चा है और वो बच्चा टेस्ट में कम नंबर लाता है, ऑप्शन नीचे होगा, क्या आप उसको डांटोगे, क्या आप उसको मारोगे, क्या आप उसे समझाओगे, या फिर आप उसे प्यार से बताओगे और सारी चीजें करवाओगे ताकि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर पाए। मेरी बात आप समझे होंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और हमारी जो एनसीईआरटी बोर्ड है वो बहुत ही अ, अलग गाइडलाइंस देता है बच्चों को पढ़ाने की। और ध्यान रखना, अगर आपको सीटेट पास करना हो, अगर आपको टेट पास करना हो और अगर आपको टीचर बनना हो तो कभी भी बच्चों से रिलेटेड उन शब्दों को अवॉइड करें जो आपके ऑप्शंस के अंदर होते हैं, जैसे कि हम बच्चों को डराएंगे, हम बच्चे को मारेंगे, हम बच्चे को मुर्गा बना देंगे, हम बच्चों को बाहर कर देंगे। ऐसे वर्ड नेगेटिव वर्ड वर्ड कैटेगरी में आते हैं, और इन वर्ड्स को आपके ऑप्शन में अगर देखा जाता है तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता आंसर का। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एक बच्चा जो है बाकी बच्चों से कम नंबर लाता है या बाकी बच्चों से जो है अच्छा नहीं पढ़ पाता है, तो क्या आप उसके साथ इनमें से क्या करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं, आप उस बच्चे को हमेशा अलग बिठाएंगे, आप उस बच्चे को जो है क्लास से बाहर कर देंगे, आप उस बच्चे को प्यार से समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो किन चीजों को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से आप उत्तर को समझे होंगे कि उत्तर क्या होगा। हम उसको प्यार से समझाएंगे और सभी बच्चों के साथ बिठाएंगे। कभी भी किसी भी स्टूडेंट को हमें अलग नहीं करना है। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बताता है कि किसी भी बच्चे को ये महसूस ही नहीं होना चाहिए कि वो बाकी बच्चों से अलग है। ठीक है, तो सभी बच्चों को प्यार से और सबको साथ में पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसे बड़े प्यार से समझाना है और उसे समझाना है कि देखो बेटा, तुम्हारी तरह ये भी लोग हैं, ये भी समझ रहे हैं, तो तुम्हें भी समझना चाहिए। अगर फिर भी वो ना समझे तो फिर भी हमें कोशिश लगातार करना है। ठीक है, यही टेट का असली रूल है। अगर ये फार्मूला समझ गए तो टेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही प्यारे प्यारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अधिकांश प्रजातियां क्या देती हैं? मछलियों की अंडे देती हैं। अलग अलग फिशेस होती हैं, स्टार फिशेस होती हैं, और इन सबको हमने देखा। उदाहरण की बात करें तो तिलापिया आपने सुना होगा। तिलापिया एक मछली होती है और ये जो होती है मीठे पानी की मछली है, और इसका जो खाद्य स्रोत होता है ये खाती है। ठीक है, तो तिलापिया आप याद रखेंगे। एक होती है शार्क। शार्क भी एक मछली है और ये मांसाहारी होती है और बड़े बड़े महासागरों में देखने को मिलती है। तो शार्क जो है एक मांसाहारी मछली है और बड़े बड़े महासागरों में देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर आपके लिए आज था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मालवाहक पशुओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मालवाहक पशुओं की। ठीक है, प्रतिदिन ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। और मेरा फिर से फार्मूला बता दूं मैं आपको, 30 आउट ऑफ 30 पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, टेट वर्ग 3 मध्य प्रदेश की। उसके बाद हम सीडीपी पढ़ेंगे और इतना ही प्यार से सीडीपी को भी कवर करेंगे। सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, बस आप प्रतिदिन क्लासेस को अटेंड करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।